हाँ तो बच्चों, जो हमारी आज की हेडिंग है नई, वो है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है। तो सबसे पहली क्लास में, पहले लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट किया था आवेश से। तो मैंने कहा था कि स्थिर अवस्था में आवेश निर्माण करता है केवल विद्युत क्षेत्र का। तो विद्युत क्षेत्र नाम पढ़ते ही ये बात आपको समझ में आ गई होगी, हमें केवल विद्युत क्षेत्र पढ़ना है कि जो आपका आवेश है, जो चार्ज है, वो स्थिर अवस्था में रखा हुआ होगा। और जब आवेश स्थिर अवस्था में है तो वो किसका निर्माण करता है? विद्युत क्षेत्र का। समझने की दृष्टि से आप ऐसे समझें, आप पिक्चर तो सब देखते होंगे शायद, काम भी क्या है दूसरा इसके अलावा है। तो हर पिक्चर में एक डॉन होता है, एक गुंडा होता है, गुंडा ना भाई। हिंदी सिनेमा की कहानी है, पहले हीरोइन चाहिए, फिर एक हीरो चाहिए ना, एक गुंडा होता है उसके अंदर। तो जो डॉन होता है वो अपने चारों ओर एक भय का वातावरण बना के रखता है। अब वो डॉन ही किस काम का? जिससे लोग डरे नहीं। तो जहां डॉन बैठता है उसका चारों ओर का एक फिक्स एरिया होता है जिसमें उस डॉन की हुकूमत चलती है। ऐसी ही कहानी आवेश के साथ में है कि जब आपका आवेश स्थिर अवस्था में हो, यहां एक आवेश है Q, कैसी अवस्था में है? स्थिर अवस्था में। ठीक है भाई। तो जब आपका आवेश स्थिर अवस्था में रखा होता है तो वो अपने चारों ओर, आवेश अपने चारों ओर एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण कर लेता है जिसमें इस आवेश की हुकूमत चलती है। हुकूमत से मतलब मेरा कुछ ऐसा है कि अगर आप इसमें कोई सजातीय आवेश, मान लो ये प्लस का है और आप इसके अंदर कोई प्लस का ही आवेश लेके आए तो उस पर प्रतिकर्षण बल लगा देगा ये, और माइनस का लेके आए तो आकर्षण बल लगा देगा। क्लियर है? ऐसी ही कहानी मैंने आपको 11वीं क्लास में गुरुत्वीय क्षेत्र में सिखाई थी। तो मैंने कहा था कि द्रव्यमान के चारों ओर का क्षेत्र हुआ करता है जिसमें परीक्षण द्रव्यमान बल महसूस करता है। तो इस चीज को आज विद्युत क्षेत्र के रूप में हम ऐसे लिखेंगे कि स्थिर आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसमें परीक्षण आवेश, आकर्षण या प्रतिकर्षण, देखो द्रव्यमान में तो केवल आकर्षण होता है, पर आवेश के बीच में आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा एक बार सुन ले, फिर मैं आराम से लिखा दूंगा। स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें परीक्षण आवेश, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करे, क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। आई बात समझ में? स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें, अच्छी परिभाषा है, 2018 में 1 नंबर का क्वेश्चन था ये बोर्ड से। तो आप फटाफट हेडिंग डालिए जल्दी से। हेडिंग लिखें आप विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में आप जल्दी से नोट करिए, स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें परीक्षण आवेश, स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें परीक्षण आवेश, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करे। स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें परीक्षण आवेश, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है? स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें परीक्षण आवेश, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट जो इसमें हेडिंग है, पहली हेडिंग थी विद्युत क्षेत्र, परिभाषा हो गई इसकी। दूसरी हेडिंग लिखिए आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ब्रैकेट लिख देना कैपिटल ई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना। आप ध्यान समझिए, देखो पहले तो आप अंतर समझना कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही चीज है कि अलग चीज है, क्या अंतर है। विद्युत क्षेत्र उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि जहां भी मैं आवेश रख दूंगा, कहीं भी आपने एक स्थिर आवेश रख दिया तो वो स्थिर आवेश अपने चारों ओर एक ऐसा फील्ड बना लेगा जिसमें परीक्षण आवेश बल महसूस करेगा। अच्छा, वो डॉन वाली कहानी वापस लेते हैं। तो डॉन बैठा हुआ है, तो डॉन ने अपने चारों ओर जो भय का वातावरण बना रखा है, डर का वातावरण बना रखा है, वो विद्युत क्षेत्र है। पर डर कितना, विद्युत क्षेत्र कितना, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र का आंकिक मान है, एक्चुअल में वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यह आवेश रखा हुआ है, इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बन गया। अब पॉइंट ए लिया कि ए पे कितना विद्युत क्षेत्र, बी पे कितना विद्युत क्षेत्र, सी पे कितना विद्युत क्षेत्र, डी पे कितना विद्युत क्षेत्र। हाँ, तो डी तो क्षेत्र से बाहर है, ध्यान से देखो, तो यहां तो कोई मान होगा ही नहीं, जीरो होगा एक तरीके से। पर ए, बी और सी, इन तीनों पर भी तो विद्युत क्षेत्र का मान अलग अलग होगा भाई। तो जो विद्युत क्षेत्र का आंकिक मान है, पहली बात दिमाग में बसाइए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या चीज। विद्युत क्षेत्र का आंकिक मान ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और तीव्रता निकाली कैसे जाती है, इसके लिए आप बेटर होगा कि एक फॉर्मूला याद कर लें, E बराबर एफ अपॉन क्यू, क्यू जीरो लिख दो, चलो E बराबर एफ अपॉन क्यू जीरो, E बराबर एफ अपॉन क्यू जीरो। मान लीजिए इस विद्युत क्षेत्र में आप कोई परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश का मतलब है जिसकी परीक्षा हो रही है एक तरीके से, क्यू जीरो लेके आते हैं। एक स्थिर आवेश रखा हुआ है क्यू, उसने अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बना लिया। अब इस विद्युत क्षेत्र में आप कोई परीक्षण आवेश लेके आते हो क्यू नॉट, तो स्थिर आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर कोई ना कोई बल लगेगा, वो तो है एफ। तो एफ तो है स्थिर आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, या ऐसे कहो कि विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश द्वारा महसूस किया गया बल। और क्यू नॉट है आपका परीक्षण आवेश, क्यू नॉट क्या है, परीक्षण आवेश। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगने वाले बल और परीक्षण आवेश का अनुपात है। ठीक है, मात्रक की बात करें अगर इसकी, तो बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम। और एक मात्रक और है जो हम आगे पढ़ेंगे, अभी समझ में नहीं आएगा, वोल्ट बटे मीटर। क्लियर है, दोनों अच्छे से याद कर लेना, न्यूटन बटे कूलाम और वोल्ट बटे मीटर। रही बात विमा की, तो भैया न्यूटन बल की विमा होती है m1L1 T-2 और आवेश की होती है A1 T1। तो कुल जो विमा बन के तैयार होगी m1L1 T-3 A-1। फिर बात करें सदिश सदिश की, तो ये सदिश राशि है। कैसी राशि है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सदिश राशि। अब सदिश राशि है तो कोई दिशा भी होगी, तो इसमें दिशा होती है लगने वाले बल की दिशा में। दिशा कहाँ होती है, जिस दिशा में परीक्षण आवेश पर बल लग रहा होगा उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रही होगी। क्लियर, छोटी छोटी बातें हैं, जल्दी से नोट करें, हेडिंग डालें आप, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसमें लिखिएगा, देखो विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश का अनुपात, विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। नीचे फॉर्मूला लिखिए, E बराबर एफ बटे क्यू जीरो, E बराबर
F/Q0। ठीक है, डैश लगाइए नीचे, नई लाइन से लिखो और डैश लगा के लिखिए उसमें इसका मात्रक न्यूटन बटे कूलाम, इसका मात्रक न्यूटन बटे कूलाम लिखा हुआ है बोर्ड पे, या वोल्ट बटे मीटर होता है। न्यूटन बटे कूलाम या वोल्ट बटे मीटर होता है। इसका मात्रक न्यूटन बटे कूलाम या वोल्ट बटे मीटर होता है। ठीक है, अगली लाइन में बिमा लिख दीजिए, जल्दी से नोट कर लो बोर्ड से। बिमा, न्यूटन मतलब बल, बल मतलब m1 L1 T-2 और आवेश मतलब A1 T1 नीचे, कुल मिलाकर के m1 L1 T-3 A-1 रटने का प्रयास मत करना। ठीक है, अगला डैश लगाइए। देखो यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है जिसकी दिशा बल की दिशा में होती है, जिसकी दिशा बल की दिशा में होती है, जिसकी दिशा बल की दिशा में होती है। ठीक है, अच्छा जी। अब देखो ध्यान से, बात करें प्रकार की कि विद्युत क्षेत्र कितने प्रकार का है। विद्युत क्षेत्र भैया दो प्रकार का है। पहला तो होगा समरूप विद्युत क्षेत्र, समझिएगा ध्यान से। समरूप मतलब समान, पहला होगा समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप का मतलब हुआ समान, और दूसरा होगा असमरूप विद्युत क्षेत्र। ठीक है, देखो ध्यान से, दो प्रकार का है, समरूप और असमरूप। समरूप मतलब समान, और नंबर दूसरा होगा असमरूप विद्युत क्षेत्र। अच्छा जी, अंतर क्या है? समरूप हुआ समान और असमरूप हुआ अलग, तो ये तो कोई डेफिनेशन ना हुई ना। देखो एक्चुअल में ये सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश। अब अगर सदिश है तो विद्युत क्षेत्र का कहीं परिमाण भी रहा होगा और कहीं दिशा भी रही होगी। अगर विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है तो इसका परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। तो आप आगे पढ़ोगे इस चैप्टर में कि हम विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं से दर्शाते हैं, मतलब ऐसे एरो लगाकर, ध्यान से देखना, एरो, बहुत सारे तीर लगाकर मैं विद्युत क्षेत्र को दर्शाया करूंगा। तीर लगाकर, तीर विद्युत बल रेखा होती हैं, फिलहाल आप तीर से समझिए। मैं तीर लगा करके क्या दर्शाऊंगा? विद्युत क्षेत्र। तो इनमें परिमाण भी होना चाहिए और दिशा भी होनी चाहिए भाई। तो परिमाण कहां है? ध्यान से देखिएगा, परिमाण है विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी। नाम समझ जाओ, विद्युत बल रेखा। तो विद्युत बल रेखाओं के मध्य की दूरी, जो विद्युत बल रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी तो है परिमाण। मैं चलो साफ साफ लिख दूं, थोड़ा सा यहां देखना बोर्ड पर ध्यान से। जो इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम विद्युत क्षेत्र को, इसे देखना ध्यान से, विद्युत बल रेखाओं से ऐसा समझिए, है ना। इसमें जो परिमाण है आपके समझने के लिए है, ये टॉपिक में आगे लिखाऊंगा भाई। परिमाण तो होता है विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी। इसमें परिमाण कहां है? विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी। और दिशा कहां है? दिशा है जिस बिंदु पर दिशा चाहिए, जैसे यहां दिशा चाहिए तो इसी बिंदु पर आप एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। दिशा है विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। ध्यान समझिए दोबारा आप, मैंने अभी आपको समझाया कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो सदिश राशि है। सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो भैया परिमाण कहां है और दिशा कहां है?
तो इन तीरों के जो बीच की दूरी है वो तो हो गया परिमाण, और तीर पर कहीं भी अगर स्पर्शरेखा खींच दोगे तो वो बन जाएगी इसकी दिशा। एक्चुअल में ये टॉपिक क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, ध्यान से देखें आप। मुझे चाहिए समरूप विद्युत क्षेत्र, तो सदिश राशियां समरूप तब होंगी जब परिमाण भी बराबर हो, दिशा भी बराबर हो, दिशा एक जैसी हो। तो परिमाण कब बराबर होगा? जब बीच की दूरी बराबर हो। परिमाण कब बराबर होगा? जब बीच की दूरी बराबर हो, मतलब ये तीरों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होनी चाहिए। तो परिमाण समान है। क्या समान है? परिमाण। और तीर बिल्कुल सीधे हैं, तो आप कहीं भी स्पर्शरेखा खींच लीजिए। अगर आप यहां स्पर्शरेखा खींचोगे तो भी इधर आएगी, यहां खींचोगे तो भी इधर आएगी, और यहां खींचोगे तो भी इधर आएगी। दिशा भी समान है। मतलब समरूप विद्युत क्षेत्र में परिमाण और दिशा दोनों समान होने चाहिए। वो तो क्या हो जाएगा? समरूप। और असमरूप किसे कहेंगे? कोई भी एक अलग हो जाए या दोनों अलग हो जाएं। जैसे ये चित्र देखिए, आप पहचानो, ये समरूप विद्युत क्षेत्र का प्रतीक है कि असमरूप का है। तो आप पाओगे कि सर देखो यहां तो गैप बहुत ज्यादा है, पॉइंट ए पर तो गैप बहुत ज्यादा है, और पॉइंट बी पर गैप कम है। हाँ या ना? ए पर गैप ज्यादा है, बी पर गैप कैसा है? कम। तो इनमें परिमाण अलग है। परिमाण कैसा है? अलग। और परिमाण अलग होगा तो यह बन गया असमरूप विद्युत क्षेत्र। कैसा बन गया? असमरूप विद्युत क्षेत्र। दूसरा देखिए, ये लो, इस तरीके की रेखा बना देता हूं। बीच की दूरी एक जैसी है भैया, बीच की गैप बराबर है, तो परिमाण तो समान है। पर आप अगर यहां इस पर से खींचते हो तो इधर जा रही है, देखो तीर, और यहां इस पर से खींचते हो तो तीर कहां जा रहा है? इधर। दिशा बदली कि नहीं बदली? इस बिंदु पर दिशा इधर है, इस बिंदु पर दिशा इधर हो गई, तो इनमें दिशा अलग हो गई। पहले वाले में परिमाण अलग था, दूसरे में दिशा अलग हो गई। तीसरा देखिए, परिमाण भी अलग दिख रहा होगा आपको। ए पर गैप कुछ और है और बी पर गैप कुछ और है। परिमाण अलग है और दिशा भी अलग है। यहां स्पर्शरेखा इधर जा रही है और यहां स्पर्शरेखा इधर जा रही है। मेरा कहने का मतलब, विद्युत क्षेत्र कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है, समरूप और असमरूप। समरूप विद्युत क्षेत्र कौन सा है? ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका परिमाण और दिशा बराबर हो। और असमरूप कौन सा है? या तो परिमाण अलग हो, या दिशा अलग हो, या दोनों ही अलग हो। क्लियर? तो आप नोट करो जल्दी से, हेडिंग लिखें आप, विद्युत क्षेत्र के प्रकार। विद्युत क्षेत्र के प्रकार। विद्युत क्षेत्र के प्रकार, ठीक है? तो देखो इसमें विद्युत क्षेत्र निम्न दो प्रकार का होता है। विद्युत क्षेत्र निम्न दो प्रकार का होता है। नंबर एक लिखो हेडिंग, समरूप विद्युत क्षेत्र। पहला लिखिए समरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप में लिखो ऐसा विद्युत क्षेत्र, भाई सदिश राशियों में परिमाण दिशा दोनों समान होंगे तब समान रहेगी। ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका परिमाण व दिशा, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका परिमाण व दिशा प्रत्येक बिंदु पर समान हो। ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका परिमाण व दिशा प्रत्येक बिंदु पर समान हो, समरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका परिमाण व दिशा प्रत्येक बिंदु पर समान हो, समरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये वाला प्रतीक बना लीजिए, ये वाला डायग्राम। गैप बराबर होना चाहिए, गैप बराबर है तो परिमाण बराबर है। और रेखा सीधी है तो कहीं भी इस पर से खींच लीजिए, वो बिल्कुल एक ही दिशा में आने वाली है ना। ये वाला प्रतीक बना के, प्रतीक बना लिया और ये स्टार लगाइए। स्टार लगा के लिखिए समरूप विद्युत क्षेत्र को, समरूप विद्युत क्षेत्र को, समरूप विद्युत क्षेत्र को
समदूरस्थ लिख देता हूं मैं, ये लो, समदूरस्थ समांतर रेखाओं से दर्शाया जाता है। समरूप विद्युत क्षेत्र को समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर, मतलब परिमाण बराबर है, और समांतर मतलब स्पर्शरेखा एक दिशा में आने वाली है ना, समदूरस्थ समांतर रेखाओं से दर्शाया जाता है। समरूप विद्युत क्षेत्र को समदूरस्थ समांतर रेखाओं से दर्शाया जाता है। दूसरी हेडिंग लिखिए आप, असमरूप विद्युत क्षेत्र। असमरूप विद्युत क्षेत्र, तो असमरूप विद्युत क्षेत्र में आप लिखिएगा ऐसा विद्युत क्षेत्र, भाई अलग करने के लिए या तो परिमाण अलग हो जाए या दिशा अलग हो जाए या दोनों अलग हो जाएं, तो ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका परिमाण अथवा दिशा, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका परिमाण अथवा दिशा अथवा दोनों अलग हो। ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका परिमाण अथवा दिशा अथवा दोनों अलग हो, असमरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। असमरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। असमरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और आप ये तीनों डायग्राम बना लीजिए, स्क्रीन पॉज करें और फटाफट लिखें। पहला ये डायग्राम, इसमें लिखना नीचे परिमाण अलग है, क्यों अलग है आप समझ होंगे, गैप अलग अलग दिख रहा होगा आपको। दूसरे वाले में परिमाण तो समान है, गैप तो बराबर है, पर दिशाएं अलग अलग हैं, मुड़ रही हैं, स्पर्शरेखा अलग अलग जगह जाएंगी। और तीसरे वाले में ध्यान से देखो, परिमाण भी अलग है और दिशा भी अलग है। तो ये असमरूप विद्युत क्षेत्र हैं तीनों, ठीक है। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है विद्युत बल। विद्युत बल, समझिए बात को। जैसे कि हमारे पास कोई विद्युत क्षेत्र है, समरूपी मान लीजिए आप, तो ये हमारा एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है भाई, ई। अब इस विद्युत क्षेत्र में आपने कोई आवेश रख दिया, ये लो स्मॉल क्यू, स्थिर अवस्था में है। हमने एक विद्युत क्षेत्र लिया और उस विद्युत क्षेत्र के अंदर एक आवेश हमने रख दिया, तो ये आवेश एक बल महसूस करेगा, वो है विद्युत बल। तो याद रखना पहली बात तो कि विद्युत बल की बात कब करोगे, जब कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में स्थिर अवस्था में रखा हो। जब कोई आवेश विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थिर अवस्था में रखा हो तो उस पर एक बल लगता है, उसे बोलते हैं विद्युत बल। और थोड़ी देर पहले आपने क्या बताया कि भाई E बराबर होता है F/Q, जो भी आवेश है Q तो Q, और Q 0 है तो Q 0। तो यहां से जो बल का सूत्र निकल के आएगा वो आएगा F बराबर Q। F बराबर Q। नहीं बैठी बात समझ में कि यदि कोई आवेश, ध्यान से सुनना, बहुत जगह काम लूंगा इस चीज को आगे। यदि कोई आवेश विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थिर अवस्था में है, यदि कोई आवेश विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थिर अवस्था में है, तो उस आवेश पर लगने वाला बल विद्युत बल कहलाता है। सूत्र अच्छे से याद कर लो, F बराबर QE। अब चूंकि आप जानते हो बल सदिश राशि है, दिशा का होना अनिवार्य है। आवेश दो प्रकार के हो सकते हैं, धनावेश और ऋणावेश। अगर मैं धनावेश की बात करूं, बल तो दोनों पर F बराबर QE लगेगा। अगर धनावेश की बात कर रहा हूं तो बल होगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणावेश होगा तो बल होगा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। क्योंकि धनावेश हमने परीक्षणावेश धनावेश लिया है तो प्लस देगा, और नेगेटिव को खींचेगा एक तरीके से। ऐसा आप दिमाग को रखें एक तरीके से। तो हेडिंग लिखें आप, विद्युत बल। छोटी सी हेडिंग है, बहुत काम की है। विद्युत बल, विद्युत बल। विद्युत बल में लिखिएगा, यदि कोई आवेश
विद्युत क्षेत्र में स्थिर अवस्था में रखा हो। यदि कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में स्थिर अवस्था में रखा हो, यदि कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में स्थिर अवस्था में रखा हो तो आवेश पर लगने वाला बल विद्युत बल कहलाता है। यदि कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में स्थिर अवस्था में रखा हो तो आवेश पर लगने वाला बल विद्युत बल कहलाता है, विद्युत बल कहलाता है। डायरेक्ट ये सूत्र लिखिए आप तो F बराबर QE, सूत्र लिखे सीधा F बराबर QE, F बराबर QE, ठीक है। और नीचे स्टार लगा के लिख दो, धनावेश पर बल, धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में, धन आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में, जबकि ऋणावेश पर बल, जबकि ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में, जबकि ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। क्लियर? क्या पढ़ा है हमने इस लेक्चर के अंदर? मैं फटाफट आपको दोहरान कराता हूं एक बार। सबसे पहले हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र के बारे में कि एक स्थिर आवेश अपने चारों ओर एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण करता है जिसमें परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करेगा, उसे कहते हैं हम विद्युत क्षेत्र। दूसरी बात पढ़ी हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सूत्र अच्छे से रट लो, परिभाषा बन जाएगी E बराबर F/Q0। विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। सूत्र E बराबर F/Q0। यहां से मात्रा की बात करूं तो न्यूटन बटे कूलाम या वोल्ट बटा मीटर, बेमा आप निकाल लोगे। सदिश राशि है, दिशा होती है बल की दिशा में। फिर बताया मैंने विद्युत क्षेत्र के प्रकार, तो भैया विद्युत क्षेत्र दो प्रकार का है, समरूप और असमरूप। अच्छा, सदिश राशि है तो परिमाण होगा, दिशा भी होगी। परिमाण है विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी और दिशा है विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। अभी याद रखें, विद्युत बल रेखा टॉपिक पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में फिर आने वाला है, ठीक है। तो समरूप में परिमाण दिशा दोनों समान होगा, गैप भी बराबर होगा और एक ही दिशा में होंगे। असमरूप में क्या तो परिमाण अलग होगा या दिशा अलग होगी या दोनों ही क्या होंगे, अलग। और फिर पढ़ा मैंने विद्युत बल, अगर कोई आवेश विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थिर अवस्था में रखा हुआ है तो उस पर विद्युत बल लगता है F बराबर QE। धनावेश है तो बल क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश है तो बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट करते हैं। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ध्यान से देखिएगा भैया, बहुत काम किया है, इसको आगे हम यूज लेंगे, है ना। कहानी ये कहती है कि एक बिंदु आवेश हो, बहुत सूक्ष्म आवेश हो, मतलब हम एक बिंदु लेंगे उसके ऊपर आवेश रख देंगे और उससे कुछ दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि हेडिंग कह रही है, हमने एक बिंदु ले लिया, ये लो ओ ले लो, चलो ओ ना मान, थोड़ा नीचे लिखता हूं। कोई बिंदु मैंने ओ मान लिया, मैंने आपको 11वीं क्लास में पढ़ाई है ना हेडिंग, बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र, बिल्कुल उसकी कॉपी है। वो आंसर आया था Gm/r², तो G को कन्वर्ट कर दो K से, M को Q से, तो आंसर आएगा KQ/r²। कैसे, जरा ध्यान से देखिए कि माना कोई बिंदु है O और इस पर रख दिया आपने Q आवेश, कोई बिंदु है O, इस पर रख दिया हमने Q आवेश और हमें O से कुछ दूरी, कितनी मान लो R दूरी पर कोई बिंदु मान लीजिए P और यहां हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। भाई जैसा हेडिंग बोले उसी तरीके से काम करते जाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा।
हेडिंग है बिंदु द्रव्यमान बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो मैंने एक बिंदु लिया कि माना कोई बिंदु O है जिस पर Q आवेश रखा हुआ है और हमें O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, परीक्षण आवेश को लेकर आएंगे Q0 को अनंत से। ठीक है, हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है F/Q0। समीकरण नंबर 1 थोड़ी देर पहले पढ़ाया आपको मैंने कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश का अनुपात। अच्छा, परीक्षण आवेश तो Q0 है ही है। F निकाल लीजिए कूलाम के नियम से कि कूलाम के नियम से अगर मैं बात करूं बल की, F की बात करें इस कंडीशन के अंदर, तो भैया बल लगेगा F बराबर कितना K, इसे मान लीजिए आप Q1 पहला आवेश, इसे मान लीजिए आप Q2 दूसरा आवेश, बटे दूरी कितनी है R, तो R²। समीकरण नंबर 2 क्लियर। समीकरण नंबर 2 से F का मान 1 में जमा दीजिए। समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर, चलो 2 से 1 में मान जमा दो भाई। E बराबर F का मान है Q0/R² और बटे में है Q0। Q0 ने Q0 कैंसिल कर दिया तो तीव्रता बच के आ गई KQ/R²। खत्म। अब आप चाहो तो देखो कई किताबों में K को अपन 1/4πε0 करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, E और R में अगर कोई संबंध देखना चाहे तो E व्युत्क्रमानुपाती है R² के। अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहो, ये लो, यहां दूरी मान लीजिए R, यहां तीव्रता मान लीजिए E, तो व्युत्क्रमानुपाती वाला ग्राफ बन जाएगा। सब नॉर्मल बातें हैं, बहुत इजी। ठीक है, चलो हेडिंग डालो फटाफट जल्दी से। बिंदु द्रव्यमान के कारण बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखो जल्दी से। माना किसी बिंदु O पर Q आवेश रखा हुआ है। माना किसी बिंदु O पर स्मॉल q आवेश रखा हुआ है। हमें O से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर, हमें O से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। हमें O से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। डायग्राम बनाओ जल्दी से, स्क्रीन पॉज कर लो चाहो तो है, और जल्दी से डायग्राम से बना दो फटाफट। डायग्राम के बाद देखिए, हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समीकरण नंबर 1 लिखिए बोर्ड से। E बराबर F/Q0। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0। समीकरण नंबर 1
फिर लिखें नीचे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से F बराबर, कूलाम के नियम से कूलाम के नियम से F बराबर के क्यू क्यू जीरो बटे आर स्क्वायर, के क्यू क्यू जीरो बटे आर स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर 2 से 1 में मान रखने पर मान रख दो और आंसर निकाल लो भाई पूरा, है ना। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट हो गया ना ये। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो लिखिए आप, देखो विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। हमने अध्यारोपण का सिद्धांत एक बार पढ़ चुके हैं ना बल के लिए, तो ऐसी कहानी है। विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, चलिए अध्यारोपण क्या कहता है आपको पता है ना। मैंने बल के लिए आपको यह कहा था कि एक निकाय में जितने आवेश हैं तो उनमें से वो सभी आवेश किसी एक आवेश पर बल लगाएंगे और उसका कुल बल सभी बलों के योग के बराबर आएगा। ऐसी कहानी हम चाहे तो विद्युत क्षेत्र के लिए ही पढ़ सकते हैं। सोचिए कि ये एक आवेशों का कोई निकाय है, इसमें बहुत सारे आवेश हैं। सपोज ये है Q1, ये है Q2, ये है Q3 और ये है Qn। आवेशों का एक निकाय है जिसमें बहुत सारे आवेश हैं। ये सभी आवेश किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। देखो दोनों का अंतर समझना आप। बल का सूत्र होता है कि Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, तो बल के लिए दो आवेश चाहिए बल निकालने के लिए। पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र है के क्यू बटे आर स्क्वायर, मतलब एक ही आवेश से आप विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हो। डिफरेंस किस चीज का है, जब आवेशों के निकाय में बल देखना था तो सभी आवेश किसी एक आवेश पर बल लगा रहे थे, और आवेशों के निकाय में विद्युत क्षेत्र देखना है तो सभी आवेश किसी बिंदु पर, ना कि आवेश पर, विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। ध्यान रखना, मतलब आपको इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र देखना है, ध्यान से देखना। तो इस पर विद्युत क्षेत्र पहला भी बनाएगा। अब सभी प्लस के हैं तो सब धक्का दे रहे हैं, ऐसा आप तो समझे कि ये इसका विद्युत क्षेत्र हो गया पहला E1 वेक्टर, ये दूसरे का विद्युत क्षेत्र हो गया E2 वेक्टर, ये तीसरे का विद्युत क्षेत्र हो गया E3 वेक्टर, ये nवे का हो गया एक तरीके से En वेक्टर। सदिश राशियां हैं तो जो कुल विद्युत क्षेत्र है वो सभी विद्युत क्षेत्रों के, बोलिए कौन सा योग करेंगे, सदिश योग के बराबर होगा। बात समझो ध्यान से। आवेशों के निकाय में, भाई आवेशों का एक निकाय है किसी बिंदु पर, ना कि आवेश पर। जब मैं आवेशों के लिए बल के लिए दर्पण पढ़ रहा था तो मैंने किसी आवेश का नाम लिया था। अब मैं बोल रहा हूं कि आवेशों के निकाय में, आवेशों के निकाय में किसी बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र उस निकाय में स्थित सभी आवेशों से उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होगा। नहीं समझ में आया? दोबारा बोलता हूं, आवेशों के निकाय में किसी बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र निकाय में उपस्थित सभी आवेशों से उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होगा।
मतलब जो ई है वो सभी ई वेक्टरों के योग के बराबर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तीव्रता का सूत्र आपको पता है कितना होता है, मैं साइड लिख रहा हूं 1 मिनट के लिए कि ई बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर, अभी प्रूफ किया था मैंने। और वेक्टर फॉर्मेट लिखना हो तो ई के ऊपर वेक्टर लगते ही क्या यहां आर कैप आ जाएगा, और आप जानते हो आर कैप कितना होता है, आर वेक्टर बटे आर। तो सदिश रूप बन जाएगा इसका के क्यू बटे आर क्यू आर वेक्टर। बल में भी तो मैंने कुछ ऐसी कहानी बताई थी कि यह बराबर हुआ करता था के क्यू1 क्यू2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आप चाहो तो इसको आर कैप पर भी छोड़ सकते हो, यहीं पर छोड़ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कैसे लिख दो, नेट जो विद्युत क्षेत्र निकल के आएगा E1 कितना हो जाएगा के Q1 पहला आवेश, और दूरी, अब देखो आप दूरियों को डिफरेंट मान सकते हो। पहले वाले की दूरी आप मान लीजिए R1, तो ये बन जाएगी R1 का स्क्वायर R1 कैप। दूसरे के लिए के Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर R2 कैप, अब टू सोन चलता रहेगा। एन वे के लिए के QN बटे RN का स्क्वायर और RN कैप। जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए, के कॉमन बच के आ गया Q1 बटे R1 स्क्वायर R1 कैप, Q2 बटे R2 स्क्वायर R2 कैप, QN बटे RN स्क्वायर RN कैप। ठीक है, ई वेक्टर बराबर के तो है ही है, सिग्मा लगा दीजिए। Q जो चीज चेंज हो रही है उसे I से रिप्रेजेंट कर दें, QI, I की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर N तक गई है, RI का स्क्वायर और RI का कैप। यह कहानी हो गई विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, कुछ खास नहीं है, तो जल्दी से आप हेड डाल दें। विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत, हेडिंग लिखिए जल्दी से। विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लिखो। इसमें आवेशों के निकाय में, आवेशों के निकाय में, आवेशों के निकाय में किसी बिंदु पर, आवेशों के निकाय में किसी बिंदु पर, आवेशों के निकाय में किसी बिंदु पर लगने वाला कुल विद्युत क्षेत्र, आवेशों के निकाय में किसी बिंदु पर लगने वाला कुल विद्युत क्षेत्र, आवेशों के निकाय में किसी बिंदु पर लगने वाला कुल विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र उस निकाय में स्थित, उस निकाय में स्थित, उस निकाय में स्थित सभी आवेशों के कारण, आवेशों के निकाय में किसी बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र उस निकाय में स्थित सभी आवेशों के कारण, सभी आवेशों के कारण लगने वाले, सभी आवेशों के कारण लगने वाले विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होगा। सभी आवेशों के कारण लगने वाले विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होगा, सदिश योग के बराबर होगा। ठीक है, डायग्राम बनाओ, स्क्रीन पॉज करो और छापो रफ्तार में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि एक आवेश दिया हुआ है, इस पर इतना बल लग रहा है और आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। बहुत सरल क्वेश्चन है, आप ट्राई कर लें जल्दी स्क्रीन पॉज करके। मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं, नहीं दिख रहा हो तो।
एक आवेश है 5 गुना 10⁻⁻⁴ कूलाम, उस पर 2.25 न्यूटन बल लग रहा है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो आपको Q का मान दिया हुआ है 5 गुना 10⁻⁻⁴ कूलाम, बल का मान दिया है 2.25 न्यूटन और E हमें ज्ञात करना है। तो E का सूत्र होगा F/Q। तो E बराबर F कितना है 2.25 और Q कितना है 5 गुना 10⁻⁻⁴। तो जो E निकल के आएगा -4 ऊपर जाते प्लस के 4 हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 225 गुना 10⁻²। ध्यान से देखो नीचे कितना है 5, तो 5 से इसको काट लो, 5 चौके 20, 2 बचे 25, 5 25, 10⁻²। और तरीके से आंसर लिखना चाहो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो, 4.5 गुना 10⁻³ न्यूटन बटे कूलाम। मतलब उस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा वो होगा 4.5 गुना 10⁻³ न्यूटन बटे कूलाम। बहुत सरल, बहुत छोटा क्वेश्चन है, जल्दी नोट करो स्क्रीन पॉज करके। हाँ तो बच्चों, अब जो नया क्वेश्चन है ध्यान से देखिए, वो एक आयताकार निर्देशांक पद्धति में, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। एक आयताकार निर्देशांक पद्धति में दो बिंदु धनावेश, दो आवेश हैं 10⁻⁻⁸ कूलाम के, दोनों ही आवेश 10⁻⁻⁸ कूलाम के हैं और वो कहां रखे हुए हैं। पहला तो रखा हुआ है x बराबर 0.1 और y बराबर 0। y बराबर 0 का मतलब है ये x अक्ष पर रखा हुआ है और x अक्ष पर कहां +0.1 साइड में, ठीक है। और दूसरा रखा हुआ है वही देखो y बराबर 0 है पर अब x बराबर -0.1 मीटर पर रखा हुआ है। कुछ बिंदु दिए गए हैं 3 क्वेश्चनों में, आपको विद्युत क्षेत्र के परिमाण दिशा ज्ञात करने हैं। पहला बिंदु ज्ञात करना है मूल बिंदु पर, दूसरा ज्ञात करना है 0.2 y बराबर 0 पर और तीसरा x बराबर 0 y बराबर 0.1। आप स्क्रीन पॉज करें, करके दे जरूर देखें एक बार इसको, और मैं इसको रिपीट कराता हूं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा भाई। सॉल्यूशन देखिए, पहले सवाल के लिए 3 सवाल है, इसमें 3 बार करेंगे इसको। पहला बोल रहा है कि आप कि y बराबर 0 का मतलब है x अक्ष डिजाइन कर लो, ये लो भैया ये x अक्ष है और यहां मूल बिंदु है x बराबर 0, y बराबर 0 तो है ही है भाई। ये कोई पॉइंट मान लिया हमने, x बराबर 0.1 है और y बराबर 0, और ये पॉइंट मान लिया इधर नेगेटिव साइड में, इसलिए x बराबर -0.1 है और y बराबर 0। ये दूरी मीटर में है, ठीक है जी। यहां पर एक आवेश रखा हुआ है 10⁻⁻⁸ कूलाम और यहां भी एक आवेश रखा हुआ है 10⁻⁻⁸ कूलाम। हमें मूल बिंदु पर ज्ञात करना है। इसको मान लीजिए आप A, इसे मान लीजिए आप B और इसे मान लीजिए आप O। तो ध्यान से देखने वाली बात यह है कि A आवेश भी प्लस का है, पावर माइनस मत देखो, ये 0.0000001 कुछ ऐसा आवेश है। तो ये आवेश प्लस का है तो ये इस पर धक्का देगा, मतलब O पर जो A के कारण विद्युत क्षेत्र है वो इधर बढ़ेगा EA, और B इधर से धक्का देगा तो ये बन जाएगा EB। देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा देखने के लिए मैं क्या काम में लूंगा, अगर कोई आवेश ऋणावेश है तो वो खींचेगा और धनावेश है तो वो धक्का देगा। ये धनावेश है, इसने अपना धक्का दिया, ये धनावेश है, इसने अपना धक्का दिया। परिमाण की अगर मैं बात करूं तो E बराबर होता है KQ/R², ये तो फिक्स है ही है। Q जो आवेश यहां है वही आवेश यहां है और R² दूरी, जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है। तो ध्यान से देखो, तो EA और EB का परिमाण बराबर होगा कितना, 9 गुना 10⁻⁹ K। Q R है 0.1 10⁻⁻�1, इसका स्क्वायर होगा 10⁻⁻2, तो 9 गुना 10⁻³ न्यूटन बटे कूलाम। ए और EB परिमाण में तो बराबर है और दोनों विपरीत दिशाओं में हैं। तो ए और EB समान परिमाण और विपरीत दिशा में है, ठीक है। तो परिणामी कितना आ जाएगा 0, लिख देना कि चूंकि ए तथा EB
समान परिमाण तथा विपरीत दिशा में है, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र ये आएगा 0। तो पहले वाले का आंसर तो कितना आ गया भैया? 0। क्लियर है यहां तक? दूसरे वाले का आंसर चेक करते हैं। कहां निकालना है आपको? x बराबर 0.2 और y बराबर 0 पर। तो दूसरा डायग्राम डिजाइन करते हैं, रफ्तार में करते हैं फटाफट अब जल्दी जल्दी। यहां पर x बराबर 0 और y बराबर 0 है। यहां x बराबर वही 0.1 मीटर और y बराबर 0 है। यहां x बराबर -0.1 मीटर, y बराबर 0 है। यहां 10⁻⁻8 कूलाम, यहां 10⁻⁻8 कूलाम। और अब की बार जो आपने आवेश चुना है, लोकेशन चुनी है, वो कहीं यहां है। x बराबर 0.2 मीटर और y बराबर 0। क्लियर है? इसको हमने मान लिया a, इसको हमने मान लिया b, और यहां मुझे चाहिए अब की बात, तो पॉइंट मेरा o ये है। वापस से वही बात भैया, O पर दो विद्युत क्षेत्र बन रहे होंगे, A के कारण और B के कारण। A प्लस का आवेश धक्का देगा, इधर जाएगा, ये दिशा हो जाएगी यहाँ पर EA की। B पर भी प्लस आवेश है, ये भी धक्का देगा, तो ये दिशा हो जाएगी EB की। क्लियर है? अब EA और EB एक ही दिशा में है। बात करें अगर परिमाण की, चलो एक साथ बात कर लेंगे। तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो हो जाएगा EA प्लस EB। तो E बराबर, अच्छा EA कितना है? A के कारण O पर, तो इस सिस्टम की बात करूंगा मैं, K मतलब 9 गुना 10⁻9, Q 10⁻⁻8 और इस दूरी का स्क्वायर। तो भैया देखो यहां पर दूरी है -0.1 और यहां पर है 0.2। दिमाग लगाना, ये मूल बिंदु है, तो यहां से यहां तक दूरी 0.2 है और ये दूरी 0.1 है, तो कुल दूरी होगी 0.3, मतलब 3 गुना 10⁻⁻1। तो स्क्वायर आएगा 9 गुना 10⁻−2 प्लस EB। इस सिस्टम की बात करूंगा तो K की जगह तो वही 9 गुना 10⁻9, Q की जगह 10⁻⁻8 और दूरी का स्क्वायर। तो यहां से यहां तक की दूरी 0.2 और 0.1 के बीच की दूरी है 0.1। 0.1 का मतलब होता है 10⁻−2, इसका स्क्वायर 10⁻−2, 0.1 का मतलब 10⁻1 स्क्वायर 10⁻−2। तो जो नेट E बराबर आएगा, देखो भैया ऐसा कर दो, 9 ने 9 को कैंसिल कर दिया, ठीक है। यहां कितना बच गया उसे लिख दीजिए, -2 ऊपर गए, प्लस के 2 हो गए, 9 और 2 11, और 11 में से अगर 8 गई तो 3, ठीक है। और यहां देखना 11 और 11 में से 8 गए तो ये बचा 9 गुना 10⁻3 शायद, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ यही बच रहा है। तो E बराबर 10⁻3 कॉमन लेके 9 और 1 10, मतलब ये बचेगा 10⁴ न्यूटन बटे कूलम। आप चेक कर सकते हो, 10⁻3 कॉमन लिया तो 1 + 9 10, मतलब 1 0 और बढ़ गई। तो इस पर जो नेट आंसर आएगा, इसका जो नेट आंसर आएगा वो आएगा 10⁻4 न्यूटन बटे कूलम, ठीक है। और रिजल्टेंट होगा किस दिशा में? इस दिशा में नेट जो जुड़ेगा। तीसरी कंडीशन है x बराबर 0 और y बराबर 0.1। अच्छा, x बराबर 0 का मतलब है मैं बाई अक्ष पर चेक करने वाला हूं। इसको कहां चेक करने वाले हैं? बाई अक्ष पर। भाई अब की बार जो तीसरी कंडीशन है उसमें आपको y का मान 0 दिया हुआ है ना, मतलब सॉरी x का मान 0 दिया हुआ है, मतलब कहां चेक करने वाले हो? बाई अक्ष पर। ध्यान से डायग्राम देखना अब की बार। ये सिस्टम है, ये मान लिया मैंने A, ये मान लिया मैंने B, ये हो गया मूल बिंदु, ठीक है। ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन है x बराबर -0.1 मीटर और y बराबर 0। ये x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर +0.1 मीटर और y बराबर 0। अब की बार जो आपकी लोकेशन है वो है x बराबर 0 और y बराबर 0.1 मीटर। ये लोकेशन है भैया, x बराबर 0 और y बराबर 0.1 मीटर। अच्छा, तो अब की बार भी इस पर दो विद्युत क्षेत्र बनेंगे, A की वजह से और B की वजह से। ध्यान देने वाली बात क्या है, मैं थोड़ा यहां साफ करके, इस दूरी को 0.1 मीटर, बात एक है ना। A इधर धक्का देगा EA और B
इधर धक्का देगा ई बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भाई। पॉजिटिव आवेश धक्का देता है, सीधी बात तो ये है। तो ए ने धक्का दिया और बी ने भी धक्का दिया। अच्छा, परिमाण की बात करें तो ये बराबर रहेगा, क्योंकि आवेश बराबर है 10⁻⁻8 10⁻⁻8, और जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी ये होगी। देखते हैं कितनी है। परिमाण तो जितना ई ए का है उतना ही ई बी का है। कितना है? के मतलब 9 गुना 10⁹9, क्यू 10⁻⁻8, और दूरी का स्क्वायर मतलब इस दूरी का स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज में ध्यान से देखो, ये कर्ण है, कर्ण बराबर अंडर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अंडर रूट में आधार है 0.1 और लंब भी है 0.1। ध्यान से देखना, तो 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर मतलब 10⁻1 का स्क्वायर 10⁻1 का स्क्वायर, और उस दूरी का मतलब ये जो दूरी निकल के आएगी ना, मेरे हिसाब से अंडर रूट 2 गुना 10⁻1 आएगी। अरे अंडर रूट, ये जो कर्ण निकालना है यहां देख लो, अंडर रूट के अंदर 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर, तो 0.1 तो बाहर आ गया, रूट 2 अंदर रह गया। बात तो वही है ना। और इस दूरी का स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर 2 इंटू 10⁻⁻²। तो जो परिमाण निकल के आया वो निकल के आया 4.5 गुना 9 2 11 8 3 11 10⁻³ न्यूटन बटे कूलम। ये ई और ईबी के परिमाण है, पर मुझे तो कुल विद्युत क्षेत्र चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, कुल विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए आपको घटक तोड़ने होंगे। घटक हुआ क्या, यहां ए और ईबी विपरीत दिशा में थे। विपरीत दिशा में होने के कारण आपने उनको घटाया, और चूंकि ए और ईबी के परिमाण बराबर और हैं और आप उनको घटा रहे हो, इसलिए रिजल्टेंट कितना आ गया? 0। दूसरे वाले क्वेश्चन में ए और ईबी एक ही दिशा में है, इसलिए आपने उनको जोड़ दिया। पर इस तीसरे क्वेश्चन में ए और ईबी परिमाण में तो बराबर हैं, पर विपरीत नहीं है। विपरीत होते तो आंसर 0 आता, और ए की दिशा में होते तो जुड़ जाता। पर ध्यान से देखो, ई और ई भी तो अलग अलग डायरेक्शन में है, घटक तोड़ने होंगे। अब बुद्धि का उपयोग करते हैं। यहां तो आएगा क्षैतिज घटक और इस लाइन पर आएगा ऊर्ध्वाधर घटक। ये दूरी 0.1 है, ये दूरी 0.1 है, ये कर्ण है, तो ये एंगल तो 90 डिग्री का हो गया। बचे हुए दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज में आंतरिक कोणों का योग 180 होता है, और दोनों भुजा बराबर है, तो बराबर बराबर के मतलब ये कोण 45 डिग्री का है। अगर ये कोण 45 का है तो ये कोण भी 45 का है, क्योंकि दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं। और अगर ये 45 का है तो ये 45 का है। ध्यान से देखो, जेड बन गया ये वाला और ये वाला, तो ये 45 का है तो ये भी 45 का हुआ, ये 45 का है तो ये 45 का हुआ, और ये 45 का है तो देखो ये भी 45 का हुआ और ये भी 45 का हुआ। घटक अगर मैं तोड़ूं तो ई ए का जो नीचे घटक आने वाला है 45 का है, ई ए cos 45, और ई ए का जो ऊपर घटक आने वाला है, ये साफ कर रहा हूं भाई मैं ना, ये हो जाएगा ई ए sin 45। इसी तरह ई बी का जो नीचे घटक आने वाला है ई बी cos 45, और ऊपर जो आने वाला है ई बी sin 45। भाई ई और ई बी अलग अलग डायरेक्शन में थे, इसलिए आपने उनके घटक तोड़े। जब घटक तोड़े तो पाया, ध्यान से देखो, ई और ई बी बराबर है ना, तो ये ई ए cos 45 और ये ई बी cos 45 मतलब क्षैतिज घटक, परिमाण तो बराबर है, cos 45 और ये भी बराबर है, और विपरीत दिशा में और हैं, तो क्षैतिज घटक तो कैंसिल हो गए और ऊर्ध्व घटक जुड़ गए। तो जो नेट ई निकल के आया वो निकल के आया ई ए sin 45 प्लस ई बी sin 45, मतलब 2, और इसकी वैल्यू है कितनी, आप चाहो तो 9/2 लिख दो इसको, 9/2 गुना 10⁻³ और sin 45 1/√2, 2 ने 2 को मार दिया, ई बराबर 9, 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707, याद कर लेना भाई, डायरेक्ट बहुत जगह काम आती है ये। तो ई बराबर, ये आंसर आ गया 10⁻³ न्यूटन बटे कूलम।
और डायरेक्शन होगी ऊपर की ओर। सबसे अच्छा गुड, एकदम बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? तो आपको अलग अलग स्थितियों में विद्युत क्षेत्र निकालना सिखाया गया है इस क्वेश्चन के अंदर। इनमें तीनों में सबसे जो अच्छा क्वेश्चन है वो ये है। क्लियर है? दोबारा मैं आपको चाहो रिपीट कर दूं। सिस्टम ये था कि हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया, एक प्लस साइड में आवेश है, एक माइनस साइड में आवेश है, सेंटर पे निकाला, दोनों का प्रभाव बराबर विपरीत दिशा में, कैंसिल हो गए, खत्म खेल। यहां आउट साइड में निकाला तो दोनों का प्रभाव एक ही दिशा में, दोनों को जोड़ दिया, उत्तर आ गया। और जब ऊपर निकाला तो एक ने उधर धक्का दिया और एक ने इधर धक्का दिया, विपरीत दिशा में है, तो आपने घटक तोड़े। जब आपने घटक तोड़े तो आपने पाया कि क्षैतिज घटक समान परिमाण और विपरीत दिशा में हैं, इसलिए ये तो हो जाएंगे कैंसिल, और ऊर्ध्व घटक एक ही दिशा में हैं, इसलिए ये जुड़ जाएंगे। क्लियर है ना? तो आप यहां से स्क्रीन पॉज करके ये पूरा लिख सकते हो। क्लियर? मैं थोड़ा साफ करके उस तीसरे वाले क्वेश्चन को एक बार और आपको समझा देता हूं, तो आप जल्दी से स्क्रीन पॉज करें ना और इसको लिख लें। ठीक है? मैं वो तीसरा क्वेश्चन और समझा दूं एक बार, उस उधर थोड़ी जगह कम है। देखिए यहां देख लो उसको एक बार। देखो भाई क्या कहानी थी उसमें। अच्छा क्वेश्चन वही है, स्टार्टिंग से करता हूं। सबसे पहले मैंने आवेश रखे, ये मूल बिंदु है x बराबर 0, y बराबर 0। यहां एक आवेश रखा हुआ है, ये दूरी है 0.1 और ये दूरी भी है 0.1, प्लस वाली और माइनस वाली, इससे कोई मतलब नहीं मुझे। 10⁻⁸ कूलम यहां रखा हुआ है, 10⁻⁸ कूलम यहां रखा हुआ है। इसको मान लिया a और इसको मान लिया b। y बराबर x बराबर 0 का मतलब y अक्ष पर निकालना है, वही 0.1 मीटर की दूरी पर। यहां मुझे कुल विद्युत क्षेत्र चाहिए। अब दिमाग लगा लो अपना भाई। ए आवेश इधर धक्का देगा तो ये बन जाएगा आपका EA, और बी आवेश इधर धक्का देगा तो ये बन जाएगा आपका EB। परिमाण बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि देखो आवेश दोनों एक ही हैं, एक जैसे आवेश हैं। और रही बात इस दूरी की, तो कर्ण, ये समकोण त्रिभुज दिख गया होगा आपको, इसमें से कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण क्या होता है? अंडर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अंडर रूट में आधार है 0.1 का स्क्वायर और लंब भी है 0.1 का स्क्वायर, 2.1 का स्क्वायर, √2.1 मतलब √2 10⁻⁻1, ये दूरी निकल के आई। तो ये दूरी भी √2 10⁻⁻1 ही रही होगी। क्लियर? परिमाण बराबर दूरी बराबर, मतलब E और EB के परिमाण बराबर है। क्लियर है? डिफरेंट दिशा में होने के कारण घटक तोड़े, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। ये कोण 45 का आया। क्यों आया? समकोण त्रिभुज में सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री का है, इन दोनों का योग 90 डिग्री होगा। ये भुजा और ये भुजा की लंबाई बराबर है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, दोनों का योग 90 है और समान है, मतलब 45 के। तो ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री, ये 45, तो ये 45 जेड दिख गया होगा आपको, ये 45 तो यहाँ जेड दिख गया होगा, ये 45 हो जाएगा, ये 45 तो ये 45, ये 45 तो ये 45, मतलब ये कोण 45 का है और ये कोण भी 45 का है। जब घटक तोड़ूंगा तो नीचे आएगा EA cos 45 और ऊपर आएगा EA sin 45, ऐसे ही EB cos 45 और EB sin 45। परिमाण EA EB के बराबर है, cos 45 बराबर है, तो ये तो कैंसिल हो गए विपरीत दिशा कारण और वो जुड़ गए। तो जुड़े इसलिए मैंने लिखा EA sin 45 और EB sin 45। बड़े ढंग से क्वेश्चन करके देखें, क्योंकि अगले जो हमारे लेक्चर होंगे उनकी थीम इसी क्वेश्चन पर बेस्ड होगी, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन बहुत बारीकी से कराने का प्रयास किया है। ठीक है? तो आज की क्लास में यहीं तक, बाकी अपन नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट करेंगे। ठीक।